सभी विद्यार्थियों को मेरा यथायोग्य अभिवादन। बच्चों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक और मज़ेदार कविता पतंग। पतंग जो कविता है, इसके कवि हैं आलोक धनवा जी। आलोक धनवा जी का हम परिचय पढ़ें उससे पहले उनकी जो एकमात्र काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है, उनमें उनकी जो भावनाएं लिखी हुई हैं उसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि अपने मन की भावनाएं, अपने जो व्यक्तित्व को उजागर करता है कि उनके मन के अंतर कहीं न कहीं अन्वेषी स्वभाव छुपा हुआ है, कहीं न कहीं वो खोज करने वाले हैं। और दूसरी बात ये है कि उनके मन के अंतर से अभी जो बचपन है, बाल मन है, वो अभी समाप्त नहीं हुआ है। वो बच्चे की भांति ख्वाब देखते हैं, सपने बुनते हैं और उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं। बच्चों, हम इनके बारे में पढ़ें। आलोक धनवा जी 7वें और 8वें दशक के बहुचर्चित कवि हैं। इनकी बहुचर्चा हुई है उस समय। इनका जन्म सन 1948 में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था और इनकी साहित्य सेवा के कारण इन्हें बहुत सारे सम्मान प्राप्त हुए, जैसे राहुल सम्मान है। इन्हें बिहार राष्ट्र भाषा परिषद से इन्हें साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान मिला है, पहल सम्मान भी इनको प्राप्त हुआ है। और ये पिछले 2 दशकों से, लगभग 20 सालों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे, एक्टिव रहे। इन्होंने झारखंड के जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया है और इन्होंने रंग कर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों और यूनिवर्सिटीज़ में अतिथि व्याख्या गेस्ट लेक्चर के रूप में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। बच्चों, इनकी रचनाओं की बात करें हम तो इनकी पहली कविता जनता का आदमी सन 1972 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां कविताओं से इन्हें प्रसिद्धि मिली। इनकी कविताओं का एकमात्र संग्रह है जो 1998 में प्रकाशित हुआ और उस जो संग्रह का शीर्षक है दुनिया रोज बनती है। और इस संग्रह में इन्होंने व्यक्तिगत भावनाओं के साथ सामाजिक भावनाओं की भी अभिव्यक्ति की है। बच्चों, हम बात करें इनकी कविता की विशेषताओं की, काव्यगत विशेषताओं की, तो इन जो आलोक धनवा जी की 1972-73 में प्रकाशित कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जवानी याद रही हैं। इतनी प्रसिद्ध रही हैं, इतनी रोचक रही हैं कि लोगों को बाय हार्ट लर्न है। आलोचकों का मानना है कि इनकी कविताओं के प्रभाव का अभी तक ठीक से मूल्यांकन नहीं किया गया है। इन्होंने जो लिखा है उसका मूल्यांकन नहीं हुआ है और इनको जो श्रेय मिलना चाहिए वो भी इनको श्रेय प्राप्त नहीं हुआ है। यही वजह है कि शायद कवि ने अधिक लेखन नहीं किया है। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का चित्रण है। ये बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी को अच्छी तरह समझते हैं। पतंग कविता ऐसी ही बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण है। बाल सुलभ इच्छाएं, बालक के मन में जन्म लेने वाली इच्छाएं और उमंग, जोश। हम बात करें इनकी भाषा शैली की कि किस प्रकार की भाषा शैली का इस्तेमाल ये करते रहे हैं। कवि ने शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। ये बिंबों का सुंदर प्रयोग करते हैं, अर्थात इनकी कविता को पढ़ते पढ़ते इस प्रकार की भाषा और शब्दों का चयन करते हैं कि आपके मन मस्तिष्क में एक चित्र उभर आता है। इसी को हम बिंबात्मक शैली कहते हैं। इनकी भाषा सहज और सरल है, आम जनता को समझ में आने वाली है। इन्होंने अलंकारों का भी सुंदर और कुशलता से प्रयोग किया है। अलंकारों का प्रयोग इन्होंने अपनी आलंकारिकता या विद्वता दिखाने के लिए नहीं किया है, बल्कि जहाँ इनको आवश्यकता लगी वहाँ इन्होंने इसका प्रयोग किया है। बच्चों, हम बात करें अब इस कविता है पतंग से हम और आप सभी परिचित हैं। जैसे ये पतंग ये है, आपने भी कई बार पतंग उड़ाई होंगी। अब हम बात करें इस कविता के बारे में। जो पाठ्य पुस्तक में जो कविता दी हुई है पतंग, आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह दुनिया रोज बनती है उसका एक हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को हमारी इस पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। अर्थात
ये पूरी कविता हमको नहीं दी हुई है, इसका मात्र तीसरे भाग में जो कविता है वो दी गई है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का प्रयोग किया गया है। बालक क्या क्रियाएं करता है और प्रकृति में क्या परिवर्तन आते हैं उसको व्यक्त करने के लिए चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना होता है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, वे सीमाएं हैं, वे लिमिटेशंस हैं, बाल मन जिन्हें छूता है। उसके बालक के मन में इच्छा होती है काश वो भी पतंग के साथ आसमान में उड़ पाए और वो उससे भी दूर उस आसमान के पार जाना चाहता है। कविता श्रोताओं को, पाठकों को धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, ढोलक बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बचे हैं जो गिर गिर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद पे खुद उनके पास आ जाता है। ऐसा लगता है दुनिया उनके कदमों में बिछ गई है। वे हर पल नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर इस भादों प्रतीक है अंधेरे का। अंधेरे के बाद शरद ऋतु ये उजाले का प्रतीक है कि उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब भादो अंधेरा समाप्त होगा, कब शरद की ऋतु आएगी, उजाला आएगा। तो अब हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों क्या आप भी इस पतंग की तरह आप भी इस आसमान में उड़ना चाहते हैं? तो ठीक है, क्या आप भी उन बच्चों के साथ सम्मिलित होना चाहते हैं? चलिए हम सभी उनके साथ सम्मिलित होने का प्रयास करते हैं। हम बात करते हैं इस कविता के सार के बारे में। कवि कहता है कि भादों के बरसते मौसम के बाद शरद ऋतु आ गई है। इस मौसम में चमकीली धूप थी और उमंग का माहौल था। इससे पहले जो मौसम था बरसात का मौसम था, उसमें कागज से बनी पतंग उड़ नहीं पा रही थी। बच्चे पतंग उड़ाने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। मौसम साफ हो गया है, आसमान में बादल नहीं है, बरसात नहीं है तथा आकाश मुलायम हो गया है। आकाश मुलायम होने से तात्पर्य है कि जो शरद काल का जो आकाश होता है वो शीतल और मंद हवा के कारण हमको बहुत कोमल प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि हल्की हल्की पतंगों की उड़ान के कारण जो आकाश है और भी अधिक नरम हो गया है। बच्चे पतंगे उड़ाने लगे और सीटियाँ और किलकारियाँ मारने लगे। बच्चे भागते हुए ऐसे लगते हैं मानो उनके शरीर में कपास लगे हों, कपास में जिससे रुई बनती है। उनके कोमल शरीर पर चोट व खरोंचें अधिक असर नहीं डालती क्योंकि बालक हैं, बालक को चोटें लगती रहती हैं, ठीक भी होती रहती हैं, उन्हें इसका भय नहीं होता। उनके पैरों में बेचैनी होती है जिसके कारण वे सारी धरती को नापना चाहते हैं। वे मकान की छतों पर बेसुध होकर दौड़ते हैं, बेसुध, जोश में खोए हुए, मानो छतें नरम हो, मुलायम हो। खेलते उनका शरीर रोमांचित हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। इस रोमांच में वे गिरने से बच जाते हैं। बच्चे पतंग के साथ साथ स्वयं भी उड़ने से लगते हैं। कभी कभी वे छतों के खतरनाक किनारों से गिरकर बच भी जाते हैं। इसके बाद जब वो बच जाते हैं तो उनमें साहस और हिम्मत और आत्मविश्वास वो और भी बढ़ जाता है। अब हम बात करें इसके पहले पद की। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। बच्चों यहाँ शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, मानो ये वो जो शरद ऋतु है कोई मानव हो और बच्चों को बुला रही है। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज पतंग उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। बच्चों इस पद के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो नए हैं हमारे लिए। तो इसमें जो शब्द आए हैं, भादो महीना होता है जो सावन के बाद आता है। जो सावन में लगातार बरसात की झड़ी लगी रहती है, जबकि भादों में कुछ समय बरसात होती है, इसके बाद मौसम साफ हो जाता है। शरद भी एक ऋतु है जिसमें उजाला रहता है। रात्रि में भी इसका जो चंद्रमा है उसमें वो काफ़ी उजाला देता है। झुंड बोलते हैं समूह को। मुलायम मीन्स कोमल,
नरम, इशारों से मतलब संकेतों से। रंगीन, रंगीन मतलब रंग बिरंगी। बांस, बांस मतलब एक प्रकार की जो लकड़ी होती है, जैसा कि आपको ये जो पिक्चर में दिख रही है ये बांस का पेड़ है, और इसी जो पेड़ की जो ये स्टेम है इसको काट काट करके जो ये जो पतंग की जो एक कमानी बनी हुई है, इसको कमानी बोलते हैं, लकड़ी बनी हुई है ये जो ट्विस्टेड शेप में और ये सीधी, जिसने इस कागज़ को थामा हुआ है, तो ये कमानी है ये। ठीक है बच्चों। नाजुक, नाजुक मतलब कोमल। किलकारी मतलब खुशी में चिल्लाना। बच्चों हम बात करें अब इसके भावार्थ की, तो कवि कहता है कि बरसात के मौसम में जो तेज बौछारें पड़ती थीं वे समाप्त हो गई हैं। तेज बौछारों और भादो माह की विदाई के साथ साथ ही शरद ऋतु का आगमन हुआ है। अब शरद का जो प्रकाश है वो फैल गया है। इस समय सवेरे उगने वाले सूरज में भी खरगोश की आंखों जैसी लालिमा होती है। लालिमा मीन्स लाल रंग। कवि शरद का मानवीकरण करते हुए कहता है कि वह अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए और जोर जोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आ रहा है। मानो वह अपने इशारों से, अपनी साइकिल की आवाज़ से, अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा है। मानो वो कह रहा है कि बच्चों अब सावन का मौसम चला गया है, अब बरसात का मौसम नहीं है, आप आइए और इस आसमान में अपनी जो कागज़ की बनी है पतंगों को उड़ाइए। बच्चों वो आगे कहता है कि कवि ये कहना चाहता है कि शरद ऋतु के आगमन से उत्साह, उमंग का माहौल बन जाता है। कवि कहता है कि शरद ने आकाश को मुलायम कर दिया है, मंद गति से हवा चल रही है, आसमान में पतंग ही पतंग उड़ रही है, मानो जो आकाश है बहुत नरम और सॉफ्ट हो गया हो ताकि पतंग ऊपर उड़ सके। वह ऐसा माहौल बनाता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज अर्थात पतंग उड़ सके। यानी बच्चे दुनिया के सबसे पतले कागज, वह बांस की सबसे पतली कमानी से बनी पतंग उड़ा सके। बच्चों मैंने अभी बताया आपको कमानी क्या होती है, बांस की छोटी छोटी स्टिक से बनी हुई जो बीच में और जो ट्विस्टेड जो लकड़ी होती है जिसको जो कागज को पकड़े रहती है पतंग के कागज को। इन पतंगों को उड़ता देख बच्चे सीटियां और किलकारियां मारने लगते हैं। इस ऋतु में रंग बिरंगी तितलियां भी दिखाई देने लगती है। बच्चे भी तितलियों की भांति कोमल और नाजुक होते हैं। बच्चों हम बात करें अब दूसरे पद की। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास मीन्स रुई, और ये कपास जो है वो पौधों में लगती है, ज़मीन पर खेती होती है इसकी। मैं आपको अगली इसकी जो इमेज में दिखाऊंगा आपको भी। पृथ्वी घूमती आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को भी मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, झूला झूलते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के साथ। बच्चों अब इस जो खंड है इसमें हम जो आए शब्दार्थों को देखते हैं। बच्चों पहले हम एक समझने का प्रयास करते हैं कि जो आप देख रहे हैं बच्चे किस प्रकार आसमान में पतंग उड़ा रहे हैं, और ये आसमान में बहुत सारी पतंग हैं, आसमान बहुत निर्मल साफ दिख रहा है, और बच्चे जो ये छतों के जो कोनों पर भी खड़े हुए हैं, इनका ध्यान सिर्फ पतंग की ओर है, इनको ये भय नहीं है कि ये गिर जाएंगे। बच्चों ये इसमें इस खंड में कवि ने ये बताने का भी प्रयास किया है। तो बच्चों हम देखें कपास। कपास जो है वो बताया आपको कि इसकी खेती होती है, ये प्लांट्स पे उगती है, और इसका पौधा बाद में इस तरह बन जाता है। और ये रुई है कॉटन, बाद में इससे हम कॉटन से ही हम बाद में जो रजाई में भरने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत गर्म होती है और सॉफ्ट होती है, सबसे मेन बात है बहुत सॉफ्ट होती है। बच्चों हम देखें तो शब्दार्थ कपास, इस शब्द का प्रयोग कवि ने कोमल और नरम अनुभूति के लिए किया है। बेसुध मतलब मस्त होकर के। मृदंग, मृदंग मतलब ये ढोलक, मृदंग मतलब ये ढोलक। हम बात करें पेंगे भरना, पेंगे भरना मतलब झूला झूलना। जैसे ये पेड़ की ढाली पर ये भगवान कृष्ण और राधा जी झूला झूल रहे हैं, तो इसी प्रकार वो भी अपनी मस्ती में ऐसा लगता है कि वो छतों पर झूले झूल रहे हैं बच्चे। डाल मीन्स शाखा, लचीला वेग मतलब लचीली गति, अक्सर मीन्स प्राय ऑफन, रोमांचित मतलब पुलकित खुशी से भरा हुआ, महज मतलब केवल और सिर्फ। हम बात करते हैं इसके भावार्थ की,
भावार्थ की। कवि कहता है कि बच्चों का शरीर कोमल होता है कपास की भांति, वे ऐसे लगते हैं मानो वे कपास की नरमी और लोच लेकर ही पैदा हुए हों। उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए धरती भी लालायित रहती है, वो भी बेचैन है, लगता है वो उनके कदमों में बिछी हुई है और वो चाहती है कि बच्चों की कोमलता को वो छू ले। वह उनके बेचैन पैरों के पास आती है जब वे मस्त होकर दौड़ते हैं। दौड़ते समय उन्हें मकान की छतें जो कि सीमेंट कंक्रीट की बनी हुई है, कठोर हैं, वो भी उनको कठोर नहीं लगती। उनके पैरों से छतें भी ऐसा लगता है कि नरम हो गई हैं, गद्दों के समान। उनकी पदचापों से जो कदमों की आहट से सारी दिशाओं में ऐसा लगता है कि ढोलक बज रही हैं, मृदंग बज रहे हैं और मृदंग के ऐसा मीठा स्वर उत्पन्न हो रहा है। वे पतंग उड़ाते हुए इधर से उधर झूले की तरह पेंग की तरह आगे पीछे आते जाते हैं। पेंग मतलब उछाल मारना, झूले के लिए झूठे मारना। उनके शरीर में डाली की तरह लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है। बच्चों इसको हम आगे देखें कि पतंग उड़ाते समय वे जो बच्चे हैं छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं। यहाँ उन्हें कोई बचाने नहीं आता तो उन्हें कौन बचाता है, अपितु उनको शरीर का रोमांच ही उन्हें बचा लेता है। उनका जोश, उनकी प्रसन्नता ही उन्हें वो बचा लेती है और उसी से अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। वे खेल के रोमांच के सहारे खतरनाक जगहों पर भी पहुंच जाते हैं। इस समय उनका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पतंग की डोर के सहारे, उसकी उड़ान वह ऊंचाई पर ही केंद्रित रहता है। वो चाहते हैं वो भी पतंग की उड़ान के साथ, पतंग के साथ साथ स्वयं भी आसमान में उड़ते जाएं। ऐसा लगता है मानो पतंग की ऊंचाइयों ने ही उन्हें केवल डोर के सहारे थाम लिया है, मानो कि वरना वो भी उस पतंग के साथ में उड़ना चाहते हैं। बच्चों हम बात करें इसके तीसरे अंतिम पद के बारे में। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र की बात हम आगे वाली स्लाइड में करेंगे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई जाती है उनके बेचैन पैरों के पास। यहाँ वर्ड इस्तेमाल हुआ है सुनहरे सूरज, गोल्डन कलर का जो सन होता है जब सूरज बिल्कुल अपनी तीव्रता के साथ चमक रहा होता है। बच्चों हम बात करें इसके अब शब्दों की ओर तो इसमें बढ़ रहा है रंध्र। रंध्र हाँ बच्चों सभी आप इसमें रंध्र होता है जो हमारी त्वचा पे जो हमारे होल्स बने होते हैं जिसमें हमारे बाल निकले होते हैं। जब हमको डर लगता है तो वो हमारे जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं त्वचा के, उनको हम जो और उनके जो बालों के नीचे जो होल्स होते हैं उनको हम रंध्र बोलते हैं। तो ये हमारे जो बाल कब खड़े होते हैं, जब उनको भय होता है, रोमांच होता है, एक्साइटमेंट होता है। और हम बात कर रहे थे सुनहरे सूरज की ओर, तो ये इसका मतलब होता है गोल्डन कलर का सूर्य। ये कब निकलता है, ये कब होता है, जब सूर्य अपने पूर्ण तीव्रता के साथ में चमक रहा होता है। और बच्चों हम रंध्र की बात करें तो ये रंध्र जो आपकी स्लाइड में आपको ये दिख रहे हैं, ये बाल हैं और ये कहाँ से, ये छेदों के माध्यम से इनसे जुड़े हुए हैं। अब बच्चों हम बात करें इसके भावार्थ की ओर तो कवि कहता है कि आकाश में अपनी पतंगों को उड़ते देख बच्चों के मन में भी बच्चों जो मन है ऐसा लगता है वो भी आकाश में उड़ रहा है और वो बच्चे स्वयं भी आकाश में उड़ रहे हैं। उनके शरीर के रोएं भी संगीत उत्पन्न कर रहे हैं तथा वे भी आकाश में उड़ रहे हैं। कभी कभार वे छतों के किनारों से गिर जाते हैं परंतु अपने लचीलेपन के कारण, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के कारण वे बच जाते हैं। उस समय उनके मन का भय समाप्त हो जाता है। एक बार गिरे, बच गए, अब डर समाप्त। वे अधिक उत्साह के साथ सुनहरे सूरज के सामने फिर आ जाते हैं, मानो वो सूरज को चुनौती दे रहे हो कि आप कितना भी तेज चमक लीजिए, कितना भी आप गर्मी फैला लीजिए, हम तो पतंग उड़ाएंगे। दूसरे शब्दों में वे अगली सुबह फिर पतंग उड़ाते हैं। उनकी गति और अधिक तेज हो जाती है। पृथ्वी और तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास आती है। बच्चों हम बात करें अब इसके इस तरह के प्रश्न आपको पता है सीबीएसई में पूछे जाते हैं कि आपको कोई पैरा दे दिया पोएम का, अब बोलते हैं इसका काव्य सौंदर्य बताइए। तो बच्चों आपको ये याद रखना अति अनिवार्य है कि इस कविता के किस प्रकार के छंद हैं, किस प्रकार की भाषा है, किस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है, तो हमको ये जानना अति आवश्यक है। तो बच्चों कवि ने इस कविता में बिंबात्मक शैली में, चित्रात्मक शैली में शरद ऋतु का सुंदर चित्रण किया है, एक बात। दूसरी बात, बाल सुलभ चेष्टाओं का अनूठा वर्णन किया है।
तीसरी बात है, उन्होंने शरद ऋतु का मानवीकरण किया है, पर्सोनिफिकेशन किया है। और हम बात करें उसके अलंकार की, तो इसमें मानवीकरण अलंकार है, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार। श्लेष इसमें कपास, जैसे वर्ड था कपास, कपास मीन्स एक कपास का जो पौधा होता है वो होता है, और कपास का जो दूसरा अर्थ है उसका मुलायम। पुंडुक्ति प्रकाश अलंकार, इनका सुंदर प्रयोग किया है। और इसकी जो बोली है वो खड़ी बोली है, और खड़ी बोली को भी सहजता के साथ कवि ने अभिव्यक्त किया है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया, अर्थात जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उन शब्दों का ऐसा कि ऐसा ही वो अर्थ नहीं लिया गया है। कपास का मतलब एक प्लांट होता है, रुई होती है, लेकिन कपास का जो लाक्षणिक अर्थ लिया गया है उसके लक्षणों के आधार पर मुलायम जो वर्ड है उसका वो अर्थ लिया गया है। कपास अर्थात मुलायमता का प्रतीक। तो यहाँ इन्होंने इसी तरह से लक्षणा शब्द का प्रयोग किया है। मिश्रित शब्दावली है, कहीं आसान शब्द हैं, कहीं थोड़े से जो और भी मिक्स वर्ड का इस्तेमाल उन्होंने इसमें किया है। पतंग को कल्पना के रूप में चित्रित किया है, बच्चों की कल्पना के रूप में। बच्चे जो खतरों का सामना करके और भी साहसी बनते हैं, इस भाव को भी कवि ने अभिव्यक्त किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया है। बच्चों हम बात करें, एक इसमें एक शब्द आया था शब्द शक्ति। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। अभिधा में हम उन शब्दों का जैसा शब्द है, जैसा अर्थ है वही प्रयोग करते हैं। लक्षणा में उनके लक्षण के आधार पर जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, और व्यंजना में उसका हम व्यंग्यार्थ लेते हैं। तो बच्चों हम किसी और कक्षा में इस शब्द शक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको बस इतना ही बताया इसमें कि लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया है, अर्थात शब्दों को उनके लक्षण और गुणों के आधार पर उनका अर्थ ग्रहण किया गया है, अर्थ लिया गया है। बच्चों हम बात करें इसमें अब जो इस कविता के भाव और कविता के अर्थ की, जो मैंने इसमें आपको पूरा समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको ये कविता समझ में आई होगी। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।